जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एजुकेशन व्यूअर चैनल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बी तक। आज हम लोग पढ़ेंगे सी, अरबी लेखक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सी अरबी लेखक से फर्स्ट में है अल बरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज़्म या खीव, यह आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्याय में? 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। 2 में है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यह इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1313 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। डी में है अन्य लेखक। फर्स्ट में है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ जो था यह तिब्बती लेखक था। इसने कैंगूर तथा तैंगूर नामक ग्रंथ लिखा। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 2 में है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडव देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडव इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर री एच लुंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई को एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य को अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर, यानी बेसनगर को विदिशा भी कहते हैं, यह गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा का अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास को गड्ढा घर कहा जाता है। गर्तवास का साक्ष्य मिला है।
इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। नोट पढ़ेंगे। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया था। अब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। हाथी गुफा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। इसका शासक था कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसका शासक था रुद्रदामन। नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख, समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन। इसका शासक था बंगाल के शासक विजय सेन। नोट को देखेंगे। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु, पुडुचेरी के निकट है अरिकमेडु। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट के देखेंगे। सबसे पहले भारत के संबंध बार्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार में है। बार्मा जो है, बार्मा को स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। वर्तमान में यह म्यांमार में है। मलाया स्वर्ण द्वीप, मलाया को स्वर्ण द्वीप कहते हैं। कंबोडिया, कंबोडिया कम्बोज भी कहा जाता है। और जावा, यह द्वीप से स्थापित हुए हैं। अब पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। एक्सरसाइज 2। इतिहास का विभाजन, प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री या आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व हिस्ट्री, 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन तो था लेकिन उसको पढ़े नहीं जा सकता था, उसी को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। नोट को देखेंगे। ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। अब देखेंगे नाम और तिथियाँ। पूरा पाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक, मध्य, उत्तर। पूरा पाषाण काल, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई। अब पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल का लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है मध्य पाषाण काल को। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। क्वेश्चन आएगा, किस पाषाण काल में औजार आमतौर पर बहुत सूक्ष्म होते थे? ऑप्शन में रहेगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आप किसको मारिएगा? मध्य पाषाण काल को। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों
या लकड़ियों के मुठ्ठे, हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। मतलब भोजपुरी में कहते हैं हंसुआ और आरी जैसा औजार मिलते थे। उसके बाद में पढ़ेंगे नवपाषाण काल। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से हुई है। नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। उसके बाद में पढ़ेंगे पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। पढ़ेंगे आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। नवपाषाण काल में हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां को देखते हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 से 12,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का प्रारंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ है। पाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी का प्रथम स्थान जो प्राप्ति स्थल है वो अतिरमपक्कम था। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पहले पूर्व नवपाषाण काल में हुआ है। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं फसल थी एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. कलाइकल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण पोकड़न यानी माइक्रोलिथ की खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।